हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इकॉनमी के बारे में यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूंगा। बहुत से लोगों के लिए आर 2023 के लिए इकॉनमी एक टफ चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इकॉनमी को ढंग से डिकोड नहीं किया है कि कैसे इसको पढ़ा जाए इस विषय को, कि आप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बना ले जाओ। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इकॉनमी के ऑलरेडी बताए थे, मे बी आपने वो वीडियो नहीं देखा है इसीलिए आपको भी डाउट है, बट यहाँ पर इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपका जो टाइम पहले लगने वाला था उससे हाफ लगेगा, इवन उससे भी कम लगेगा, और आप सारे क्वेश्चंस बना पाओगे एग्जाम में। देखो, पहले इकॉनमी का सिस्टम समझो कि इसमें किस टाइम के क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज़ तो इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स से मोटिवेटेड होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर्स अच्छा रखना है अगर आपको इकॉनमी में क्वेश्चंस को सही करना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसमें भी कुछ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं इकॉनमी से रिलेटेड। अगर आप देखोगे, जैसे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे होता है। सो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके कहने को इकॉनमी का करंट अफेयर्स होता है और कहने को आप उसको अलग से बजट या इकोनॉमिक सर्वे में भी मान सकते हो। जैसे बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो अब वो स्कीम अगर इकॉनमी से रिलेटेड है तो वो बजट इकोनॉमी में सर्वे में अगर है, उसके बारे में कोई बात की गई है, तो आप उसको डायरेक्ट ही कह सकते हो कि अरे ये बजट से आया था, बट एक्चुअल में वो इकॉनमी के मतलब का था। तो उसको वो जब एग्जामिनर ने उसको पुट किया है तो उसने उसको इकॉनमी में कैटेगराइज किया है। तो इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हों उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर बात की जाए प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो कहने को आप इसको ये कहोगे कि अरे ये बजट में आई या बजट में नहीं आई, या इस तरीके से अलग से ये एक स्कीम थी। लेकिन अगर आप ढंग से डिकोड करोगे तो देखोगे कि जो स्कीम्स हैं वो एक पार्ट हैं इकॉनमी के सेक्शन का। इकॉनमी के विषय में स्कीम्स एक पार्ट है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स को पढ़ना है। करंट अफेयर्स में भी जो स्कीम्स हैं, नए नए टारगेट दिए जाते हैं कि हम, जैसे आपने देखा होगा 2022 के पहले तक 5 साल तक यही चल रहा था कि किसानों की आय डबल करनी है, किसानों की आय डबल करनी है, हमें इतने ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है, हमें इतने नंबर पे आना है, हमें अपने जो कॉमर्शियल पार्टनर हैं जिनके साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसमें हमें मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना है सो दैट हमें फ़ायदा हो, इम्पोर्ट हमें कम से कम करना है, सेल्फ डिपेंडेंसी, मेक इन इंडिया। ये सब क्या है कि हम यहाँ की जो चीज़ें हैं, इंडिया की चीज़ें हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड यानी कि वो जो थीम है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, इंक्लूसिव चीज़ें बनाने के लिए कि भाई हर इंसान तक ये चीज़ पहुँच पाए, हर कोई उस मुख्य धारा में आ सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आप समझ रहे हो थीम क्या है। तो इस टाइप की जब कोई स्कीम हो या कोई टारगेट हो तो वो इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि बजट में जब कभी भी डेफिसिट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, जैसे अगर देखा जाए कि जीडीपी का इतने इतने % रेवेन्यू डेफिसिट है, या जीडीपी का इतने इतने % हेल्थ पे खर्च किया जा रहा है, या डिफेंस सेक्टर में इतना खर्च किया जा रहा है, जीडीपी का इतना %, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपने देखा होगा इस बार यूपीपी से 2023 के प्रीलिम्स में भी देयर वाज ए क्वेश्चन जिसमें आपको प्रधानमंत्री आवास योजना दिया था, जल जीवन मिशन दिया था, एंड 2 और दी हुई थी, एंड उसमें बोला था कि किसका कम हुआ है, किसका ज़्यादा हुआ है, तो उसमें आपको बताना था। मनरेगा भी ऑप्शन में था। तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि कुछ ऐसी कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी स्कीम होती हैं जिन पर आयोग बहुत फोकस करता है, उसको बहुत पसंद है। फॉर एग्जांपल मनरेगा, फॉर एग्जांपल जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जब से लॉन्च हुआ है, आप उठा के अगर देखोगे रिपीटेडली आता है। मैंने जो एनालिसिस वाला वीडियो बताया था उसमें मैंने ऑब्वियसली आपको दिखाया भी था कि जल जीवन मिशन कैसे इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो स्कीम, जो प्रोजेक्ट, इनका 3-3, 4-4, 5-5 साल चलता है, 6 साल चलता है, और ये हर साल उसमें बजट एलोकेशन करते रहते हैं, पैसा उसको अलॉट करते रहते हैं, और उससे बहुत उसमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली होती है। जैसे अगर हर साल फॉर एग्जांपल 100 मकान बनाए जा रहे हैं और बोला कि हम हर साल 100 बनाएंगे और 100 बनाए भी जा रहे हैं, तो अपने आप में ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई ना। इलेक्शन आएगा उसके पहले वो चीज़ को बनाएंगे, पूरा बताएंगे कि ये हमारी अचीवमेंट है। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं ओवर द पीरियड, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, जब तक वो स्कीम चल रही है, जब तक वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना इज़ वन ऑफ देम। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको चीज़ों को टारगेट करना है। तो एक तो ये आपका सेक्शन होता है। अब ये सब चीज़ें आपको, अगर आप ये अपडेटेड वाला घटना चक्र का कंपैरिजन लोगे तो इसमें भी आपको मिल जाती हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको चीज़ें इससे रिलेटेड मिलेंगी, आपको स्कीम वगैरह का चैप्टर पूरा मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक सोशल डेवलपमेंट वाला पूरा सेक्टर है, यहाँ पे आप देखोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला सेक्टर है, यहाँ पे फिर ये जो फॉरेन सेक्टर वगैरह है, वैदेशिक वाला वो रहता है, और उसके अंदर मिसलेनियस चीज़ें रहती हैं, फिर सेंसस दिया रहता है। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान से समझो। देखो, जो एकदम बेसिक चीज़ है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन बहुत बेसिक आ जाते हैं, बहुत बेसिक, कि भाई हर कोई अगर बहुत बढ़िया पैसा कमाएगा तो क्या होगा, देश की तरक्की होगी कि देश नीचे जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि इकोनॉमी
कम होगी ज़्यादा होगी, अगर हर इंसान की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, अगर ये ऊपर जा रही है। तो इस टाइप के जो एकदम लॉजिक वाले कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, ये तो आप कर लोगे, तो वो सब आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर में। अब इसके बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट आता है, उसमें ध्यान रखना ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत पूछता है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी अगर रिपोर्ट निकली होती है तो उससे रिलेटेड पूछ देता है, वरना फिर उसके इंडिकेटर वगैरह पूछ लेता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव में देख लेना कि भाई इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है एंड पाकिस्तान का कितना है, श्रीलंका का कितना है, तो वो एक ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए कि इंडिया किन से आगे है या इंडिया किन से पीछे है। ब्रिक्स की जैसे कोई समिट हो रखी हो अगर पास में, जब आपका एग्जाम हो रहा है, तो उसमें फिर ब्रिक्स कंट्रीज के संदर्भ में देख लो कि हाँ भाई इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा है, और जो रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, तो उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या उनका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है। तो इस रेस्पेक्ट में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब इसमें आपको यहाँ पर मुद्रा एंड बैंकिंग, ये मतलब मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड बहुत बेसिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करोगे तो उसमें जो आरबीआई है, आरबीआई फोकस्ड जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको देख लिया जाता है कि भैया कब नेशनलाइजेशन हुआ था, आरबीआई की क्या पावर है, अभी हाल में अगर कुछ रेपो रेट कुछ हुआ हो, चेंज हुआ हो, तो वो थोड़ा सा देख लो। आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करती है, आरबीआई की और पावर क्या है, मतलब उसके पास क्या ऐसी खास चीज़ें हैं। आरबीआई से अगर पूछा जाए कि भाई आपकी कंट्री की सेंट्रल बैंक है, सो व्हाट इज स्पेसिफिक थिंग अबाउट दैट। तो इस तरीके से आपको बेसिक चीज़ें जो है उनका आइडिया होना चाहिए। बाकी जो राजकोषीय नीति होती है, राजस्व होता है, यानी कि जो फिस्कल पॉलिसी वगैरह है, उसमें आप बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई एक्चुअल में ये फिस्कल जो डेफिसिट है होता क्या है, फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, किस तरह से केंद्रीय सरकार जो है वो काम करती है। फाइनेंस, इसी के साथ में आपको फाइनेंस कमीशन देखने को मिल जाएगा। तो वित्त आयोग से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि उसके मेंबर कितने हैं, क्या हैं, तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा उसमें देखना रहता है। बाकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर रहता है। अब ये बेसिक है, इसमें कोई बहुत ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बट उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इस समय क्या चल रहा है, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें क्या चल रहा है, सर्विस सेक्टर में क्या चल रहा है। बाकी नेशनल जो इनकम है इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है। अब वो यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है, वो इसमें नहीं पूछता है। बाकी एक दो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होगा, उसकी कोई किताब पूछ लेगा या उसका कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, जैसे क्लब ऑफ रोम पूछा जा चुका है, जैसे कल्चर ऑफ पॉवर्टी पूछा जा चुका है। तो इस टाइप से आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अब उसमें भी दो चार नाम हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, जैसे गुनार मिडल है, या इसी तरीके से आपको और मिलेंगे एक दो, एडम स्मिथ मिल जाएगा, कुछ आपको कर्व मिल जाएंगे, जैसे लेफर कर्व है, फिलिप्स कर्व है। तो ये सब कर्व का डायरेक्ट मीनिंग पूछ देता है कि भाई ये इनमें किसके बीच का रिलेशन है, ये जो कर्व है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये इनकम के बीच में और इसके बीच में दिखाता है। वो एक लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन उसी से पूरा आंसर निकल जाता है, मतलब वही क्वेश्चन में पूछा गया होता है कि किसके बीच में डिफरेंस है। तो आपको कुछ कर्व मालूम होने चाहिए। बाकी भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, ये इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर आरओ यूपी पीसीएस में आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। तो आपको ऊपर की जितना भी ये सेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आप यहाँ से निकाल ले जाओगे। ये जो सामाजिक विकास आता है, सोशल डेवलपमेंट, इसमें ये ह्यूमन डेवलपमेंट वाला मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें जो दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से रिपीटेडली और ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उनको समझ लो। देखो, एक जो आपका ये है रोजगार और कल्याण की योजनाएं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमी को मुझसे अगर आप पूछो या अगर आप उठा करके पूरा सब्जेक्ट अगर इकोनॉमी का पढ़ोगे आरओ या यूपी पीसीएस के संदर्भ में, यू विल सी, यू विल रियलाइज, यू विल फाइंड कि भाई जैसे ही हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, एज अ कंट्री इंडिया बना, उसके बाद में 1950 के बाद से ही चीज़ें शुरू हो गई, कोई ना कोई पॉलिसी आना शुरू हो गई, कोई ना कोई प्रोग्राम आना शुरू हो गया। तो ये सब किस लिए किया जा रहा था? डेवलपमेंट तो ठीक था, लेकिन वेलफेयर प्रोग्राम थे ना ये सब। जैसे अगर बात की जाए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, देन उसके बाद और डिफरेंट प्रोग्राम आते ही रहे। 50 के टाइम पे, 60 के टाइम पे, 70, 80, 90 आते ही रहे। स्पेशली अगर आप कांग्रेस गवर्नमेंट में, ये जो 1990 के ऊपर वाला टाइम है, यानी कि जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो उसके बाद से लेकर के 2010 तक जो भी स्कीम वगैरह आई उनको आपको ढंग से देख लेना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो एक आपका आता था सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, यानी कि जैसे शिक्षा के लिए है ना, इसी तरीके से सड़क के निर्माण के लिए, यानी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, खाने के लिए, यानी कि जो न्यूट्रिशन है, तो इन सब के लिए वेलफेयर स्कीम चलती रहती थी। कभी कभी वुमेन को टारगेट किया जाता था, कभी कभी बच्चों को टारगेट किया जाता था। अब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है। यानी कि अगर माँ को अच्छा खाना आप प्रोवाइड करा रहे हो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हो, सो इट इज़ प्रेटी मच ऑब्वियस कि भाई
जब उसका बेबी होगा तो वो बेबी भी हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से आप उसको भी कहीं ना कहीं उस स्कीम में, उस प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर रहे हो। अब आपने मिशन इंद्रधनुष के बारे में सुना होगा, जो रिसेंट का है, इधर कुछ साल पहले का ही है, तो उसमें किस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम वगैरह है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि आपको समझना है कि जैसे यहाँ पर डायरेक्टली कल्याण की योजनाएं, रोजगार की योजनाएं लिखा हुआ है, तो इनसे संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरह से और किस सेक्टर के लिए बढ़िया किया जा सकता है। अब इसमें जो दिव्यांग जन हैं, ऑब्वियसली फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। उनके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम है, बहुत सी आपने देखा होगा, जैसे संगम योजना इज वन ऑफ देम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आपको और भी कई सारी मिल जाएंगी, तो वो भी आपको देखनी है। इस तरीके के क्वेश्चन RORO 2021 के प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आए भी थे। इसके अलावा वुमेन को या चिल्ड्रन को टारगेट करते हुए बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए महिला समाख्या योजना, महिला साम्राज्य योजना, और भी आपको कई सारी मिलेंगी। तो उन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी। और भारत के एजुकेशन के लिए, भारत में लोगों को साक्षर बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा निरक्षरता को ख़त्म करने के लिए, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें की गई, क्योंकि ये सब मेन चीज़ें हैं। ठीक है, आपने सड़कें बनवा दी, रूरल डेवलपमेंट कर दिया, पीने का पानी साफ दे दिया, बट अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो वो बड़े होकर के बिल्कुल बेकार निकलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था लिटरेसी पर भी पहले। तो कौन से ऐसे प्रोग्राम थे जिनमें इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आपको वो सब देख लेनी है। फिर धीरे धीरे जब आप ये वेलफेयर स्कीम्स देख लोगे तो आपको इंश्योरेंस की कुछ स्कीम्स मिलेंगी, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद में गरीबी यानी कि पॉवर्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉवर्टी के बारे में इन्स एंड आउट्स यानी कि कंप्लीटली पढ़ लो उसके बारे में, पॉवर्टी के बारे में, कि पॉवर्टी में कमिटी का क्या रिकमेंडेशन थी, किसको गरीब माना जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला क्या सीन था, पॉवर्टी से रिलेटेड कौन कौन सी कमिटीज थी, पॉवर्टी में डिसाइड कैसे करते हैं कि हाँ भाई ये इंसान गरीब है या ये BPL में आ रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज के रिकमेंडेशन थे, मतलब एक था कि वो कब बनी और उसके बाद में कब उसने अपनी रिपोर्ट दी। तो उनको आपको ढंग से देख लेना है कि भाई अलग कमेटी है तो उसने किस बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशन दी है। अगर वहीं पर रंगराजन है तो वो क्या है, तेंदुलकर कमेटी है तो वो क्या है, किसने अपनी रिपोर्ट कब दी और क्या उसमें बताया। फिर पॉवर्टी से रिलेटेड आप जब पढ़ोगे तो आपको मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स देखने को मिलेगा। MPI ये 2010 में आया था, 2010 में ये आया था, तो आपको उसके बारे में देखना है कि अच्छा उसमें इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। कई बार आपसे MPI पूछा जा चुका है, अभी कुछ महीनों पहले ही MPI की नई रिपोर्ट निकली थी, तो वो आपको अपडेटेड देख लेनी है। तो आपका ये पॉवर्टी के टॉपिक से करंट का तैयार हो जाएगा। पॉवर्टी के बाद में आप देखोगे तो आपको एक टॉपिक मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट में आपको देखना है कि भाई कितने टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सीजनल क्या होती है, साइक्लिक क्या होती है, तो उसमें आपको कुछ कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे। फिर आप इसके अलावा एक टॉपिक जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन आपको ढंग से पढ़ना है। इन्फ्लेशन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इन्फ्लेशन महंगाई क्या है और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो महंगाई होगी या नहीं होगी, मार्केट में अगर पैसा कम है तो महंगाई होगी या नहीं होगी, या अगर महंगाई चल रही है तो मार्केट में जो पैसा है, लोगों के पास जो इतना सारा पैसा है जिससे उनकी परचेसिंग पावर जो बढ़ गई है, तो उसको कम या ज़्यादा कैसे किया जाए कि मतलब महंगाई कंट्रोल हो जाए। अब ऑब्वियसली बात है उनके पास पैसा ज़्यादा रहेगा, परचेसिंग पावर उनकी ज़्यादा रहेगी, तो महंगाई होगी या नहीं होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है और इसका RBI इसमें किस तरह से शफल करती है, केंद्र सरकार का इसमें क्या रोल होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। और इन्फ्लेशन का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टैगफ्लेशन हो गया या हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, बॉटलनेक, तो ये सारी चीज़ें आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर जब आपसे कोई आर्थिक मंदी की बात करेगा, रिसेशन की बात करेगा कि जॉब्स कट हो रही हैं, ऑटोमेशन होगा तो ये हो जाएगा, तो आप उन चीज़ों को बेटर वे में समझ पाओगे। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को आपको ढंग से समझना है, इससे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखो, जिससे इकोनॉमी के सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो है कि जब 1950 के बाद में डिफरेंट स्कीम या प्रोजेक्ट लॉन्च होना शुरू हो गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपको पता है, नेहरू जी की, देन उसके बाद में फिर कौन कौन आया, क्या हुआ पूरा, फिर उनका जो परिवार था पूरा उसमें चलती रही सरकारें। फिर उसके बाद में 77 में जाकर के चीज़ें चेंज हुई, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 5 साल पे सरकार बदलती रही, 5 ईयर प्लान आपको पढ़ना है। अब उसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने, तो नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 4 तरीके की रिपोर्ट आई हुई है, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई हुई है क्या, और अगर विश्वास नहीं होता है मेरी किसी बात पर, तो आप जाओ और अच्छे से चेक करो कि जो रिपोर्ट्स वगैरह पूछी जाती हैं उसमें नीति आयोग से रिलेटेड कितनी चीज़ें पूछी जाती है। यू विल फाइंड 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स नीति आयोग की अगर कोई नई रिपोर्ट है या उसमें अगर कोई बात की गई है तो आपसे वो पूछा जा रहा है। अगर सामाजिक गतिशीलता सूचकांक पूछा जा रहा है तो उसमें एक बार देख लो कि क्या ये नीति आयोग ने निकाली है, हाँ, तुरंत उसको पढ़ लो, चांसेस आर वेरी वेरी हाई, 99.99% चांसेस है कि वही पूछ लिया जाएगा। तो जैसे पहले के एग्जाम्स में 5 ईयर प्लान के ऊपर पूछा जाता था कि पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में कौन सा मॉडल यूज हुआ था, महालोनबिस मॉडल था, हैरोल्ड डोमर मॉडल था, या धार मॉडल था, या कोई और मॉडल था, या फिर थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था, या फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान में
क्या खास टारगेट्स थे, कितनी ग्रोथ रेट थी, क्या चीज़ें उसमें अचीव की गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्टील प्लांट्स हैं, जो इस्पात संयंत्र हैं, वो राउरकेला वाला या दुर्गापुर वाला या कोई भी एक मैं आपको नाम दे दूं जो भी मेन है, उनमें से ये वाला कब लगाया गया, तो क्या आप आंसर कर पाएंगे कि हाँ ये वाला उस समय में लगाया गया था एंड इसके सपोर्ट से लगाया गया था। अमेरिका ने किस वाले के लिए सपोर्ट किया, यूके ने किस वाले के लिए सपोर्ट किया, रशिया यानी कि जो उस समय यूएसएसआर था उसने किसके लिए सपोर्ट किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले के पेपर्स में आज से 3-4 साल पहले तक आप कह सकते हो कि 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब उसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री में आ जाता है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है वो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्ट आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको आनी चाहिए कि हाँ पहले वाले में इतनी ग्रोथ रेट बोली गई थी, दूसरे वाले में इतनी बोली गई थी, इस वाले में माइनस में चली गई, इस वाले में बहुत अच्छी ग्रोथ थी, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, यहाँ पर छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, इनका डेवलपमेंट बहुत हुआ। तो उसमें आप इंडस्ट्री का पूरा समझ जाओगे कि कौन सी इंडस्ट्री कब लगी, हैवी इंडस्ट्रीज कब आई, नवरत्न कंपनियां कौन सी होती हैं, महारत्न कंपनियां क्या होती हैं। फिर उसमें आप एमएसएमई के बारे में थोड़ा थोड़ा देखोगे, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई। फिर एमएसएमई के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर एक्ट देखोगे कि एमएसएमई एक्ट कब आया था। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है जितनी बार मैंने वीडियो नहीं बनाए होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप की चीज़ें एग्जाम में आती हैं, और ये आपने अगर समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इकोनॉमी के सेक्शन को फोकस करना। इसके अलावा मतलब ये जो सेक्शन है, इनके अलावा जब आप आगे आ जाओगे 2010 के ऊपर आ जाओगे, तो फिर जो मोदी सरकार की, मोदी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें जो मेन प्रोग्राम हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे अमृत है, हृदय है या स्मार्ट सिटी है, इनसे रिलेटेड बहुत चीज़ें पूछता है। बाकी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखो कि जो भी ऐसा सेक्टर है जिसमें जो थोड़ा सा पिछड़े हुए लोग हैं, उन पर सरकारों ने हमेशा ध्यान दिया और आगे भी दिया जाता रहेगा। तो जब भी कभी कोई योजना है वो गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए या दिव्यांगजन लोगों के लिए, दिव्यांगजन के लिए आ रही है, तो उनको आपको स्पेशली देखना है कि अच्छा इस स्कीम में क्या खास बात है। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो जन आरोग्य योजना कब आई, क्या आई, इसमें क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए। इंश्योरेंस की अगर बात कर रहे हैं कि अगर सपोज 1 रुपये में या 12 रुपये में अगर इंश्योरेंस वगैरह दिया जा रहा है, कोई अगर एक्सीडेंट का बीमा है या अगर कोई फसल बीमा है, तो फसल या कृषि की अगर आप बात करो, एग्रीकल्चर की बात करो, तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा बात चलती रहती है। तो उसमें आपको फिर आइडिया होना चाहिए कि अच्छा फसल बीमा अगर किसी किसान का एक्चुअल में नुकसान वगैरह हो जाता है तो उसमें फिर उसको इस तरह से फसल बीमा मिलता है, या कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो उसको फिर इस तरीके से मिलता है। तो ये सब जो बीमा कवर हैं, जो डिफरेंट चीज़ें निकाली गई हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब पहले क्या था कि यार चूल्हे वाला ज़माना था, तो उस टाइम पर चूल्हे से खाना वाना बनता था प्रॉपर, स्मोक जो भी है, सारा धुआं सब जा रहा है। तो उस समय की जो वुमेन थी, जो गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं थी, उनका जीवन कितना दुष्कर था, एंड उनकी जो फिर ऑफस्प्रिंग थी, यानी कि जो बच्चे होते थे, उनमें भी वो चीज़ फिर आप देखोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलती चली जा रही थी, एंड अस्थमा के केसेस बहुत प्रिवेलेंट थे। अब देखो धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम हो रही हैं। अब तो इवन ये तक कह दिया है कि हाँ टीबी को हमें कैसे खत्म करना है, क्या करना है। तो आप समझ रहे हो गेम क्या है। तो वहां पर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो देखो उज्ज्वला से रिलेटेड बहुत पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उज्ज्वला के थ्रू गैस सिलेंडर, फिर उसके थ्रू अब गांव में भी, इवन आप अगर जाओगे बहुत रूरल एरियाज़ में जाओगे, तो जैसे हिमाचल में आप एकदम रूरल एरियाज़ में चले जाओ, आप उत्तराखंड में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, यू विल सी कि पहले के जहाँ पर बहुत ज़्यादा हर घर में चूल्हे वगैरह थे, लकड़ी वगैरह से ही पूरा वो करते थे अपना काम, जला वगला करके, उससे इन्वायरमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ता था। अब उनके पास गैस आ गई है, अब वो गैस के थ्रू कर रहे हैं। फिर आप जल जीवन मिशन देखो तो उससे भाई हर घर को नल से कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि हर घर में जल जाए नल के थ्रू। तो इस तरीके की चीज़ें जो एक पूरा चेंज कर देती है, माहौल ही चेंज कर देती है, पूरा जो देश के अंदर जो चल रहा है पूरा उसको ही इम्पैक्ट कर रही है चीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कभी भी बहुत छोटी चीज़, ऐसी चीज़ जिसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। वो इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाएंगे, वो उसके लिए आपको इतना परेशान नहीं होना है। लेकिन जो मेजर चीज़ें चल रही हैं वो इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेजर चीज़ें चल रही हैं उन पर आपको फोकस करना है। और जब तक ये फोकस आप नहीं करोगे तब तक सिर्फ और सिर्फ कोई भी बुक लेकर के पढ़ने से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जब तक आपके दिमाग में जो मैंने ये पूरा लेक्चर दिया है, अगर आपने इसको ध्यान से सुना भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा बुक के थ्रू नहीं समझाया है, क्योंकि घटना चक्र में चीज़ें बहुत स्कैटर्ड वे में दी हैं। ढूंढने वाला जिसको आइडिया है, जैसे मैंने जो ये लेक्चर दिया, अब इस लेक्चर को अगर आपने ध्यान से समझ लिया है तो फिर ये घटना चक्र को आप बड़े आराम से पढ़ पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड जब आप पेपर पिक करोगे तो आप एनालाइज कर पाओगे कि हाँ यार मेरे को ये पढ़ना है। तो
कोई भी किताब हो, कोई भी आप बुक उठाओगे, चाहे वाणी की हो, दृष्टि की हो, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी बुक उठाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि एक्चुअल में आरओ एआरओ या यूबीपीसीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखो ये यूपीएससी नहीं है, यहाँ पर यूपीएससी वाला दिमाग मत लगाना। तो अगर आप यहाँ पर वो वाली स्ट्रेटजी लगाओगे जो यूपीएससी के लिए लगाई जाती है, तो फिर आपको क्वेश्चन डिफरेंट तरह से परस्यू करने पड़ेंगे और आपको उस तरह से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर उस तरह से चीज़ें नहीं आती हैं। यहाँ पर इनका जो जितने भी जगह से क्वेश्चंस आते हैं रिपीटेडली, और आगे भी आएंगे, क्योंकि ये फोकस ही उस पर करते हैं, वो आपको पकड़ना है। अब ये वीडियो अगर आपने पूरा मेरा सुना होगा, इसमें एक्चुअल में ऑडियो ही था, ये इसमें वीडियो दिखाने का तो बहुत ज़्यादा नहीं था, बट अगर आपने इसको समझा होगा तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ शेयर करिएगा। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कुछ दिनों बाद इकॉनमी के टारगेट आपको मिलेंगे, इकॉनमी में कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे अभी से ही इकॉनमी हो गया, जनरल साइंस हो गया, जैसे जनरल साइंस का मैंने अभी परसों बता दिया था, बायोलॉजी का टॉपिक था, फिजिक्स केमिस्ट्री पहले ही हो गया था, तो अब इकॉनमी भी हो गया, तो अब बहुत ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है। एग्रीकल्चर और साइंसेस है वो मैं करवा दूंगा, वो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है सिंपली, तो उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। इकॉनमी का मैंने ये आपको बता दिया, तो अब जब टारगेट वगैरह आएंगे तो आप हड़बड़ाओगे नहीं, आपको पैनिक नहीं होगा, आपके पसीने नहीं छूटेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा हो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, तो फिर मैं आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं उनका भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक लोग आएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हो और आपने ये लेक्चर यहाँ तक सुना है, देखा है और समझने की कोशिश की है कि इकॉनमी में या भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे वहाँ के क्वेश्चंस को डील करना है आरओ 2023 के लिए, तो यार कसम से आप लोग थैंक यू सो मच।